जवान खूबसूरत विधवा करोड़पति मालकिन ने गरीब नौकर के साथ जो किया, इंसानियत हिल गई। दोस्तों, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंडी सुबह थी। हवा में घनी धुंध छाई हुई थी और हर सांस के साथ थकान भीतर तक उतर रही थी। 29 साल का अजय कुमार अपनी फटी हुई पुरानी जैकेट के अंदर दुबका हुआ था। एक हाथ में पुरानी फाइल थी जिसमें उसके पुराने कामों के कागजात थे और दूसरे हाथ में मां के लिए दवा की छोटी शीशी पकड़ी हुई थी। वो सड़क किनारे तेज कदमों से चल रहा था। उसकी आंखों में नींद की कमी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी बेचैनी थी, अपनी मां की लगातार बिगड़ती तबीयत की। पिछले 4-5 दिनों से मां को तेज बुखार था और जेब में पैसे एकदम खत्म हो चुके थे। घर में बस एक पुराना टेबल फैन था जो मुश्किल से चलता था, एक टूटी हुई चारपाई और दीवार पर टंगी भगवान की पुरानी फोटो जो अब उम्मीद से ज्यादा सिर्फ एक आदत बन चुकी थी। अजय के कदम दिल्ली के सबसे अमीर इलाके गुरुग्राम के सेक्टर 57 की तरफ बढ़ रहे थे। वहां ऊंची ऊंची कोठियां थी, चमचमाती महंगी गाड़ियां खड़ी थी और हर तरफ वैभव की चमक थी जो उसकी गरीबी को और भी गहराई से उजागर कर देती थी। हर गेट पर सख्त चौकीदार बैठे थे और हर जगह से वही एक जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है भाई, आगे देखो। लेकिन उस दिन शायद किस्मत भी उसके साथ थोड़ी दया दिखाना चाहती थी, इसलिए उसे गुप्ता रेजिडेंस का विशाल गेट मिला। लोहे का ऊंचा दरवाजा जिस पर चमकते सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रिया गुप्ता। अजय ने धीरे से चौकीदार से कहा, भैया कोई काम चाहिए। ड्राइवर, माली, चौकीदार, कुछ भी चल जाएगा। चौकीदार ने उसे सिर से पैर तक ऐसे घूरा जैसे उसकी गरीबी को नाप रहा हो। यहां काम ऐसे नहीं मिलता, रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अजय ने सिर झुकाकर विनती की, बस एक बार अंदर मैडम से कह दीजिए, शायद नसीब यहीं से खुले। थोड़ी देर बाद गेट खुला। बाहर आई एक महिला, सफेद कुर्ते में, खुले लंबे बाल और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। प्रिया गुप्ता, करीब 37 साल की, शहर की सफल बिजनेस वुमन। आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन आवाज में ठंडक। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अजय ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, काम। मैं कुछ भी कर लूंगा। घर में मां बहुत बीमार है, इसलिए। प्रिया ने बीच में टोक दिया, मैं दया से नहीं, जरूरत से लोगों को रखती हूं। पहले बताओ, ऐसा काम किया है कभी? जी, कई जगह किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मां की तबीयत, वो रुक गया। प्रिया उसे कुछ पल गौर से देखती रही। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर कुछ हल्का सा पिघल रहा था। उन्होंने चौकीदार की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, रख लो इसे, लेकिन याद रखना, गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अजय ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम। इन 2 शब्दों में इतनी गहराई थी कि वो किसी नौकरी की शुक्रिया नहीं, बल्कि जिंदा रहने की इजाजत की तरह लग रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें संगमरमर की चमकदार दीवारों पर पड़ रही थी, अजय ने गुप्ता रेजिडेंस के अंदर पहली बार कदम रखा। महंगे इतालवी कालीन, दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स, झूमरों की झिलमिलाती रोशनी, सब कुछ इतना वैभवपूर्ण था कि उसे अपनी मौजूदगी ही गलत लग रही थी। बुजुर्ग नौकरानी कमला दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, मैडम बहुत सख्त है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। बस चुपचाप अपना काम करो, सवाल मत करो। अजय ने सिर हिलाया, सवाल अब मैं खुद से भी नहीं करता दीदी। वो दिन भर बिना रुके, बिना थके काम करता रहा। फर्श चमकाना, बर्तन साफ करना, गार्डन में पौधों को पानी देना, कार धोना। उसके हाथों की मेहनत में भूख नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। शाम ढलते ढलते जब बाकी नौकर जा चुके थे, वो झाड़ू रखते हुए बोला, मैडम, आज का सारा काम पूरा हो गया। प्रिया ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, ठीक है, कल ठीक समय पर आना। बस इतना सुनकर भी अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कई महीनों बाद किसी ने उसे
कल का वादा दिया था। रात को जब वो अपनी झोपड़ी में लौटा, मां की तबीयत फिर बिगड़ चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ी दवा की शीशी को देखा, जैसे उसमें जीवन की आखिरी उम्मीद बंद हो। मां ने कमजोर आवाज में पूछा, मिल गया बेटा? हां मां। भगवान ने आखिर सुन ही लिया, और मन ही मन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर मां को बचाने और खुद को साबित करने की आग जल रही थी। अगले कुछ हफ्तों में गुप्ता रेजिडेंस में बहुत कुछ बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव था उस बड़े घर के सन्नाटे में एक इंसान की सच्ची मौजूदगी का एहसास। अजय हर सुबह सूरज से पहले आता, गार्डन में झाड़ू लगाता, फर्श को आईने जैसा चमकाता और बिना एक शब्द बोले दिन भर काम में डूबा रहता। उसकी चाल में थकान साफ दिखती, लेकिन मुंह पर कभी शिकायत नहीं। हर काम में वो ऐसा लगन से जुटता जैसे ये घर उसका अपना हो। प्रिया ज्यादातर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहती, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स और बेजान लोगों की दुनिया। लेकिन जब भी वो गलियारे से गुजरती, उनकी नजर अनायास उस लड़के की झुकी पीठ और पसीने से भीगी शर्ट पर ठहर जाती। एक दिन उन्होंने कमला दीदी से पूछा, ये नया लड़का इतना चुप क्यों रहता है? बाकी नौकर तो बोलते चालते रहते हैं। कमला दीदी मुस्कुराई, मैडम, चुप वो लोग रहते हैं जिन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ झेल लिया होता है। बोलना उनके लिए अब लग्जरी है। प्रिया उस वक्त चुप रही, लेकिन यह बात उनके दिल में गहराई तक उतर गई। एक दोपहर की बात है। प्रिया घर के होम ऑफिस में कुछ जरूरी कागजात देख रही थी। अचानक बगीचे के कोने में हलचल हुई। खिड़की से झांक कर देखा तो अजय जमीन पर बैठा था। हाथ में वही छोटी दवा की शीशी थी जिसे वो बहुत देर तक एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जो शब्दों से नहीं, आंखों के भीतर से बह रही थी। प्रिया खुद नीचे उतरी और पूछा, क्या है वो? अजय चौंका, शीशी छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं मैडम, दवा है। किसकी? जिसके लिए मैं हर सांस लेता हूं। यह सुनकर प्रिया एकदम चुप हो गई। ये शब्द नहीं, एक सच्चाई की चोट थी जो दिल के आर पार चली गई। उस पल उन्होंने और सवाल नहीं किया, बस धीरे से बोली, ठीक है, काम खत्म करके जाओ। लेकिन उस रात प्रिया देर तक सो नहीं पाई। कितने साल हो गए थे जब किसी के शब्दों ने उन्हें इस तरह भीतर तक हिला दिया हो। वो बार बार सोचती रही, कौन है ये लड़का? किस दर्द को इतनी खामोशी से ढो रहा है? अगले दिन उन्होंने अजय को बुलाया। तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? अजय कुछ पल खामोश रहा। ठीक नहीं मैडम, डॉक्टर ने कहा है दवाई लगातार चलनी चाहिए। लेकिन वो रुक गया। प्रिया समझ गई कि अधूरा वाक्य पैसे था। उन्होंने कहा, अगर मदद चाहिए तो बता देना। अजय ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, मैं एहसान नहीं लेना चाहता। काम करूंगा, कमाऊंगा, मां को ठीक कराऊंगा। प्रिया ने पहली बार उस गरीब लड़के की आंखों में गहराई से देखा। वहां गरीबी नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान चमक रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो शर्म मत करना। अजय ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम, मुझे शर्म नहीं आती, बस भरोसा चाहिए। यह कहकर वो चला गया और प्रिया को लगा जैसे इस घर की ठंडी दीवारों पर पहली बार इंसानियत की गर्माहट की परछाई पड़ी हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। प्रिया को एहसास होने लगा कि जिस घर में पहले सिर्फ सन्नाटा और दिखावे का वैभव था, अब वहां हर सुबह किसी की सच्चाई की खुशबू आने लगी थी। अजय चीजों को सिर्फ साफ नहीं करता था, जैसे वो घर की उदासी की परतें भी धो देता हो। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। प्रिया की कार अचानक खराब हो गई। ड्राइवर छुट्टी पर था। अजय ने बिना कुछ पूछे खुद आगे बढ़कर मदद की। हाथ ग्रीस से काले हो गए, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वो काम पूरा किए बिना नहीं हटा। प्रिया बरामदे से सब देखती रही। वो सोच रही थी, इस लड़के में कुछ तो है जो सालों बाद मेरे दिल में हलचल पैदा कर रहा है।
उस रात जब प्रिया बालकनी में चाय लेकर बैठी थी, उनके मन में एक अजीब सा सुकून था। पहले ये घर उन्हें किला लगता था, अब थोड़ा घर लगने लगा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद भगवान ने इस लड़के को इसलिए भेजा है कि मुझे याद दिलाए इंसानियत अब भी जिंदा है। नीचे गार्डन में अजय देर रात तक झाड़ू लगा रहा था। उसने ऊपर देखा। दोनों की नजरें 2 पल के लिए मिली और उन 2 पलों में अमीरी और गरीबी के बीच की सारी दूरी मिट गई। दिन पर दिन बीतते गए और गुप्ता रेजिडेंस का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर कोना चुप्पी में डूबा रहता था, अब वहां जिंदगी की हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी थी। अजय अब घर के हर काम का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। कभी बगीचे के पौधों में नई जान डालता, कभी प्रिया के ऑफिस रूम में फाइलें व्यवस्थित करता, और कभी कभी जब प्रिया थकी हुई घर लौटती तो चुपचाप एक कप गर्म चाय उनके सामने रख देता, बिना कुछ बोले, बिना किसी अपेक्षा के। शुरुआत में प्रिया को यह सब अजीब लगता था। एक गरीब लड़का जो सिर्फ काम नहीं, परवाह करता था। लेकिन अब यह सब उन्हें स्वाभाविक लगने लगा था। वो कई बार खुद को उसके आसपास सहज महसूस करती। एक दिन उन्होंने पूछा, अजय, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? जिंदगी ने कभी थकाया नहीं? वो हल्के से मुस्कुराया। थकान भी आदत बन जाए तो दर्द नहीं रहता मैडम। उसके शब्दों में जो गहराई थी, वो किसी बड़े पढ़े लिखे इंसान में भी मुश्किल से मिलती। प्रिया के भीतर कुछ बदलने लगा था। वो समझने लगी थी कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, बैंक बैलेंस या पद से नहीं, उसके स्वभाव और दिल से होती है। एक दिन प्रिया ने कमला दीदी से कहा, यह लड़का बाकी सबसे अलग है। कमला दीदी बोली, हाँ मैडम, शायद भगवान ने इसे आपके घर इसलिए भेजा है कि आपकी खामोशी को कोई सुन सके। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन भीतर कुछ पिघल गया। उन्हें याद आया, पति की मौत के बाद पूरा घर भरा होने के बावजूद कितना खाली लगता था। वो फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब वो डर धीरे धीरे टूटने लगा था। उसी शाम बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। प्रिया ने देखा, अजय छत पर पौधों के गमले संभाल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। प्रिया दौड़कर ऊपर पहुंची। उसका हाथ छिल गया था, खून बह रहा था। वो घबराकर बोली, तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं मैडम, छोटा सा घाव है। बकवास मत करो। उन्होंने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर खुद पट्टी बांधी। अजय बस उन्हें देखता रहा। वो महिला जो अब तक हर चीज में दूरी और नियम रखती थी, आज उसके जख्म पर पट्टी बांधते हुए मां जैसी लग रही थी। प्रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इतना काम मत करो, तुम्हारे हाथों को भी आराम चाहिए। अजय ने धीमे स्वर में कहा, आराम तो अमीरों का शौक होता है मैडम, हम गरीबों को बस सांस लेने की मोहलत मिलती है। प्रिया चुप रह गई। पहली बार किसी गरीब ने उनसे इतना साफ और बिना डर के सच कहा था। लेकिन दुनिया कब किसी सच्चे रिश्ते को यूं ही फलने फूलने देती है। धीरे धीरे घर के दूसरे नौकरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैडम का ध्यान अब उस नए लड़के पर ज्यादा है। सुना है खुद उसके लिए दवा लेकर गई थी। कहीं कुछ तो चल नहीं रहा। ये बातें दीवारों से टकराती हुई अजय तक पहुंची। पहले उसने अनसुना किया, लेकिन एक दिन उसने खुद प्रिया को मेहमानों से सुन लिया। प्रिया, तुम्हें अपने नौकरों से दूरी रखनी चाहिए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अजय की आत्मा कांप उठी। रात में उसने कमला दीदी से कहा, दीदी, मैं कल से नहीं आऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अब मेरी मौजूदगी किसी की मदद नहीं, बोझ बन गई है। अगली सुबह जब प्रिया नीचे आई तो घर असामान्य रूप से खाली लगा। किचन में सन्नाटा, गार्डन में कोई नहीं। उन्होंने कमला दीदी से पूछा, अजय कहाँ है? कमला दीदी झिझकते हुए बोली, मैडम, वो चला गया। सबकी बातें उसे बहुत बुरी लग गई। प्रिया के हाथ से कॉफी का कप गिर पड़ा। कहाँ गया? शायद अपनी मां के पास। पुरानी कॉलोनी में। प्रिया कुछ देर चुप खड़ी रही। टेबल पर वही दवा की शीशी पड़ी थी
जो अजय जाते वक्त भूल गया था। उन्होंने उसे उठाया और कसकर थाम लिया। उनकी आंखें भर आई। लोग जो नहीं समझते वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। उस रात वो देर तक बालकनी में खड़ी रही। नीचे गहरा सन्नाटा था और ऊपर चांद उनका साथी। वो सोचती रही, शायद इस घर ने फिर से सन्नाटे की राह पकड़ ली है। अजय के जाने के बाद गुप्ता रेजिडेंस फिर से उसी पुराने सन्नाटे में डूब गया। महंगे फर्नीचर, झूमरों की रोशनी, सब कुछ वैसा ही था। बस अब प्रिया का दिल पहले से कहीं ज्यादा खाली था। हर सुबह उनकी नजर गार्डन की ओर जाती, जहां कभी अजय पौधों को पानी देता था। अब वे पौधे मुरझा रहे थे, जैसे उन्होंने भी उसकी कमी महसूस कर ली हो। ऑफिस में भी मन नहीं लगता था। मीटिंग्स के बीच ध्यान भटक जाता, जैसे कोई अधूरी कहानी अचानक बंद हो गई हो। एक शाम वो बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही दवा की शीशी। उसे देखते हुए उन्होंने खुद से कहा, कभी कभी इंसान बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, और मैं सुन नहीं पाई। दूसरी तरफ अजय की जिंदगी फिर उसी पुराने संघर्ष पर लौट आई थी। पुरानी कॉलोनी की तंग गलियों में उसका छोटा सा कमरा था, जहां उसकी मां सुशीला देवी चारपाई पर लेटी रहती थी। बुखार अब और बढ़ गया था। अजय दिन भर छोटे मोटे काम करता, शाम को मां के पास बैठता और बार बार वही बात दोहराता, बस कुछ दिन और मां, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर से वो जानता था कि अब हालात उसके बस से बाहर हैं। दवाइयां महंगी थी। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। एक दिन दवा की दुकान पर उसने पूछा, उधार में दवा मिल सकती है? दुकानदार ने मना कर दिया। अजय फुटपाथ पर बैठ गया, सिर झुका हुआ, चेहरा हताशा से भरा। उधर उसी रात प्रिया ने फैसला कर लिया, अब और नहीं सह पाएंगी। कुछ रिश्ते जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही बन जाते हैं। अगली सुबह उनकी लग्जरी कार पुरानी कॉलोनी की संकरी गलियों में पहुंची। आसपास के लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी बिजनेसवुमन यहां क्या कर रही है। प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। मिट्टी और नमी भरे रास्ते पर उनके जूते गंदे हो रहे थे, लेकिन मन में बस एक ही नाम था, अजय। उन्होंने एक छोटे से कमरे के बाहर रुककर दरवाजा खटखटाया। भीतर से सुशीला देवी की खांसी और अजय की आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला। सामने प्रिया को देखकर अजय ठिठक गया। मैडम, आप यहां? क्या लगता है मैं सिर्फ अपनी कोठी की चमकदार दीवारों में रहती हूं? कमरे में सुशीला देवी लेटी थी, बेहद कमजोर, सांसें उखड़ी हुई। प्रिया झुककर उनके पास बैठ गई। इतना बुखार, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अजय बोला, अब कुछ नहीं होगा मैडम, हमने कोशिश कर ली। तुम्हें क्या लगता है भगवान चाहता है तुम हार मान लो? प्रिया तुरंत बाहर निकली, ड्राइवर को बोली, डॉक्टर को फोन लगाओ और एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। अजय स्तब्ध था। जिस महिला से उसने दूरी बना ली थी, वो आज उसके घर की मिट्टी में घुटनों के बल बैठी थी। प्रिया बोली, मैंने तुम्हें उस दिन नहीं रोका क्योंकि लगा तुम आहत हो, लेकिन अब चुप रहना गुनाह होगा। अगर इंसानियत पाप है तो हां, मैं वही कर रही हूं। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। इलाज शुरू हुआ। प्रिया खुद दवा पकड़कर मदद करने लगी। सुशीला देवी ने आंखें खोली, प्रिया को देखकर धीमे से पूछा, आप कौन है बेटी? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपके बेटे की शुभचिंतक। भगवान ऐसे ही लोगों को भेजता है। सुशीला देवी मुस्कुराई और फिर सो गई। अजय की आंखों में आंसू थे। मैडम, आपको लोगों की बातें याद नहीं? लोग वही कहते हैं जो खुद इंसानियत नहीं समझते। अगर मदद करना गलत है तो मैं हर दिन ये गलती करूंगी। रात गहराती गई। मां नींद में चली गई। अजय खिड़की के पास बैठा था, प्रिया कुर्सी पर। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, बस एक खामोश रिश्ता जो करुणा, सच्चाई और सम्मान से बुना हुआ था। सुबह जब पहली किरण आई, सुशीला देवी ने आंखें खोली और प्रिया को देखकर कहा, बेटा, ये कौन है? अजय कुछ बोल पाता उससे पहले प्रिया ने कहा, आपका बेटा मेरा भी है।
सुशीला देवी के होंठ कांपे। भगवान तुम्हें सुख दे बेटी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गहरा सुकून। उस सुबह उस गरीब कमरे में वो शांति उतर आई जो किसी महल में भी मुश्किल से मिलती है। दिन बीतते गए और सुशीला देवी की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। प्रिया हर दिन आती, कभी फल लेकर, कभी दवाइयां, कभी बस चुपचाप बैठने। अब वो कोठी की मालकिन नहीं, उस घर की बेटी बन चुकी थी। अजय को पहले अजीब लगता था। एक अमीर महिला जो कभी किसी को छूने से झिझकती थी, आज उसकी मां के पैर दबा रही थी, माथे पर पट्टी रख रही थी। वो उन्हें देखता और मन ही मन सोचता, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, यही है असली अमीरी। एक शाम प्रिया ने चुपचाप पूछा, अजय, तुम्हारे सपने क्या है? वो हंसा, वो हंसी जो सालों से कहीं खो गई थी। सपने? गरीबों के सपने तो रोटी के साथ सो जाते हैं मैडम। नहीं, प्रिया ने गंभीर स्वर में कहा, कभी मत मानना कि गरीबी सपनों को मार देती है, वो बस उन्हें जगाने नहीं देती। उस रात अजय देर तक सोचता रहा। ये वही महिला थी जिन्होंने उसे पहली बार सम्मान से देखा था, जिन्होंने उसकी गरीबी के पीछे छिपे इंसान को पहचान लिया था। कुछ महीने बाद सुशीला देवी पूरी तरह ठीक हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रिया का हाथ थामा। बेटी, तू तो भगवान का रूप निकली। मेरा बेटा तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं पाएगा। प्रिया ने कहा, एहसान नहीं अम्मा, रिश्ता है। अजय ये सब देख रहा था। उसके भीतर भावनाओं का तूफान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये महिला जिसने उसे नौकरी दी थी, अब उसकी जिंदगी की धड़कन बन चुकी है। लेकिन दुनिया को सच्चाई कहां दिखती है। लोग फिर बातें करने लगे। प्रिया गुप्ता अब उस गरीब लड़के के साथ दिखती है। कहते हैं रोज मिलते हैं। पैसे वालों का तो पता नहीं, पर यह हद है। ये बातें प्रिया तक भी पहुंची। इस बार उन्होंने चुप नहीं रहने का फैसला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा, अगर किसी गरीब की मदद करना पाप है तो मैं ये पाप रोज करूंगी। अगर किसी सच्चे इंसान को सम्मान देना गुनाह है तो मैं हर दिन ये गुनाह करने को तैयार हूं। उनके शब्द अखबारों की सुर्खियां बन गए। प्रिया गुप्ता, इंसानियत अमीरी गरीबी नहीं देखती। कुछ दिनों बाद वो फिर अजय के घर पहुंची। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अजय दरवाजे पर बैठा मां के लिए शॉल बुन रहा था। प्रिया उसके सामने आई। अजय, अब तुम्हारी मां ठीक है, तुम भी ठीक हो। अब मैं पूछना चाहती हूं, क्या मैं भी तुम्हारे बिना ठीक रह पाऊंगी? अजय ठिठक गया। मैडम, आप क्या कह रही है? वही जो मेरे दिल ने कहा। अब मैं अकेले नहीं रहना चाहती। अजय ने नजरें झुका ली। लोग क्या कहेंगे मैडम? लोग वही कहते हैं जो खुद कुछ महसूस नहीं करते। मैं जानती हूं, तुम्हारे साथ रहना किसी वरदान से कम नहीं। अजय के भीतर जैसे बांध टूट गया। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे जिंदगी दी मैडम। अगर आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है तो मैं इनकार कैसे करूं? कुछ दिनों बाद एक छोटे से मंदिर का प्रांगण फूलों से सजा था। न बैंड बाजा, न भीड़, बस कमला दीदी और कुछ पड़ोसी। अजय ने सादे सफेद कुर्ते में और प्रिया ने हल्की गुलाबी साड़ी में एक दूसरे के सामने खड़े होकर 7 फेरे लिए। अजय ने कांपते हाथों से प्रिया के माथे पर सिंदूर लगाया। वहां तालियां नहीं बजी, बस कुछ आंसू थे, सच्चे, साफ। उस पल अमीरी और गरीबी दोनों ने एक दूसरे के आगे सिर झुका लिया। कई महीने बाद गुप्ता रेजिडेंस फिर से रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन इस बार वो रोशनी झूमरों से नहीं, दिलों से निकल रही थी। प्रिया अब वही थी, लेकिन चेहरे पर स्थायी मुस्कान थी। अजय अब वही था, लेकिन कदमों में नया आत्मविश्वास था। घर के हर कोने में जिंदगी बोल रही थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण तुलसी के पौधे पर पड़ी, सुशीला देवी ने दिया जलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने देर की, लेकिन जवाब इंसान के रूप में दे दिया। प्रिया पीछे से बोली, नहीं अम्मा, ये सब आपकी दुआओं का फल है। अजय ने मां के पैर छूते हुए कहा, अब ये घर सिर्फ कोठी नहीं,
हमारा मंदिर है जहां इंसानियत रहती है। और दूर आकाश में सूरज ने जैसे गवाही दी, पैसे से नहीं, दिल से इंसान अमीर होता है। अब आपसे एक सवाल, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या समाज की परवाह छोड़कर अजय को अपनाते? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल कहानी बाय प्रभात सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई भावुक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप को ढेर सारा समय और प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।